हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट from which topic. Okay, so if you like this video, do hit that like button, let me know in the comment section, and subscribe to the channel. Let's get started. So the question is, Ranjan has faced a lot of mishaps in his life. However, he shows low level of illness despite high level of stress. मतलब उसका stress का level तो high है, but उसका illness का काफी low level है. मतलब जल्दी बीमार नहीं पड़ता stress लेने से भी. What makes people like Ranjan resistant to stress? मतलब क्या चीज है जो उन्हें stress से बचाती है, right? इतना लाइफ में कुछ होने के बाद भी. तो आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस के बारे में बात हो रही है. तो कौन सी ऐसी पर्सनालिटी टाइप है जिसमें हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होने के बाद भी लो लेवल ऑफ इलनेस होता है? अगर आपको याद हो तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? कोबासा की जो हमने स्टडीज, अगर आपको ध्यान हो, जो हमने पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने 3 C's के बारे में बात करी है. ठीक है, 3 C's मतलब कंट्रोल, कमिटमेंट एंड चैलेंज. राइट, सो ये 3 C's के बारे में बात करिए. वहां ऐसे आपको ये पर्सनालिटी देखने को मिलेगी जहां पे लेवल ऑफ स्ट्रेस तो हाई होगा बट लेवल ऑफ इलनेस कम होगी. सो इस आंसर में आप कोबासा के 3 C's के बारे में बात करेंगे. कंट्रोल का मतलब क्या है कि एक सेंस ऑफ पर्पस है लाइफ में. ठीक है, मतलब उनको लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं लग रही है कि ये उथल पुथल मची हुई है जिंदगी में और कुछ भी मेरे हाथों में नहीं है, ऐसा नहीं है. ठीक है, सो कंट्रोल क्या दिखाता है? कंट्रोल मतलब दैट दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ. राइट, कमिटमेंट का क्या मतलब है? कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट टू वर्क, वट एवर दे आर डूइंग, कमिटमेंट टू देयर हाउस लाइफ, देयर फैमिली, जो भी उनके फैमिली कमिटमेंट है, कमिटमेंट टूवर्ड्स देयर वर्क, कमिटमेंट टूवर्ड्स देयर ओन सेल्फ, जो उनकी हॉबीज हैं. राइट, सो दैट इज कमिटमेंट. एंड चैलेंज क्या दिखाता है? चैलेंज को वो यहाँ पे थ्रेट नहीं मानते. ठीक है, दे डोंट कंसिडर चैलेंज एज थ्रेट, बट वो इसको नॉर्मल मानते हैं कि ठीक है, नॉर्मल लाइफ में चैलेंजेस तो होंगे ही, सो उन चैलेंजेस को क्रॉस करना है. दैट इज वाई जब आप किसी भी लाइफ के चैलेंज को चैलेंज ना मान के एक थ्रेट मानोगे, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड इट विल शो ऑन योर बॉडी. राइट, सो इसके आंसर में आपको कोबासा की 3 C's के बारे में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीरव्स पेरेंट्स हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू बेंगलुरु. ठीक है, उन्होंने शिफ्ट किया है बेंगलुरु में. एंड दे हैव बीन बिजी सेटलिंग हिम इन अ न्यू सिटी. मतलब नीरव के पेरेंट्स ने शिफ्ट किया बेंगलुरु में और उसको सेटल करने में बिजी है न्यू सिटी में. जो नीरव है वो मिस करता है अपने फ्रेंड्स को बैक इन नागपुर. मतलब वो नागपुर से हैं. ठीक है, और नागपुर में उसके बहुत अच्छे दोस्त वगैरह थे, तो उनको मिस करता है. और इसकी वजह से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है. तो एकेडमिक परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है डाउन गई होगी. व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिज स्ट्रेस? तो वो बोल रहे हैं उनका सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है नीरव का. स्टेट द अदर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस एज वेल. तो एक तो नीरव का जो है सोर्स ऑफ स्ट्रेस बताना है आपको, और अदर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस भी बताने हैं आपको. तो इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर में आप लिखेंगे कि इसका सोर्स ऑफ, नीरव का सोर्स ऑफ स्ट्रेस है लाइफ इवेंट्स. ठीक है, लाइफ इवेंट्स मतलब कि जैसे शिफ्टिंग हुई है. ठीक है, कहाँ? वो नागपुर के छोटे से शहर में से बेंगलुरु, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां पे शिफ्ट हुए हैं. फिर न्यू फ्रेंड्स बनाना और नए सिरे से एडजस्ट करना तो काफी मुश्किल हो रहा है. तो इट्स अ बिग लाइफ इवेंट, शिफ्टिंग फ्रॉम अ नागपुर टू बेंगलुरु. राइट, तो ये नीरव के जो सोर्स ऑफ स्ट्रेस है वो लाइफ इवेंट है. उन्होंने बोला है 2 अदर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस भी बताइए. तो 2 अदर सोर्सेज आपके क्या हैं? पहला तो है हैसल्स. ठीक है, डेली लाइफ की जो हैसल्स होती हैं, मतलब जो छोटी मोटी चीजें होती है जिनसे हम डेली लाइफ में कोप अप करते हैं. ठीक है, हर रोज कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस लाइफ में रहते ही हैं, छोटी मोटी चीजें. दैट इज हैसल्स. और दूसरा है ट्रोमैटिक इवेंट. ट्रोमैटिक इवेंट्स, ट्रोमैटिक इवेंट्स जैसे अर्थक्वेक. ठीक है, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली से हूँ और अभी छोटा सा अर्थक्वेक आया था. आई थिंक कल परसों की बात है. ठीक है,
5 साढ़े 5 बजे सुबह तो और सब एकदम शेकन अप हो गया। बट ट्रॉमेटिक इवेंट्स मतलब तो ऐसी अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे कोई फ्लड आ गया, कोई सुनामी आ गई, कोई बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक कोई साइक्लोन आ गया, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया ऐसा। ठीक है, तो वो भी आपका स्ट्रेस का कारण होते हैं। तो ये 3 स्ट्रेस के कारण हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में तो जो अगर इससे रिलेट करना है क्वेश्चन से, नीरव से, तो उसकी लाइफ में जो स्ट्रेस का जो रीजन है वो लाइफ इवेंट्स है। ठीक है, दैट इज द आंसर। और अदरवाइज जो अदर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हैं वो क्या है? हैसल्स एंड ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? टू डील इफेक्टिवली विद एनवायरमेंट द इंडिविजुअल मस्ट पोजेस द राइट लाइफ स्किल। ठीक है, अपने एनवायरमेंट से ठीक से डील करने के लिए आपके पास राइट लाइफ स्किल्स होने चाहिए। एक्सप्लेन 4 ऑफ दीज लाइफ स्किल्स। तो आपकी बुक में जो है 4 से ज्यादा मेंशन है, कम से कम 6-7 लाइफ स्किल्स आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है, तो उसमें से वो कह रहे हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कोई 4 लाइफ स्किल्स लिखने हैं। तो आंसर में अगर देखा जाए तो आप कोई भी 4 लाइफ स्किल्स लिख सकते हो, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एक लाइफ स्किल है ना? वो तो टाइम मैनेजमेंट तो आपको वैसे भी सीखना पड़ेगा, पेपर ठीक से टाइम पे पूरा हो उसके लिए भी। देन रैशनल थिंकिंग। ठीक है, रैशनल थिंकिंग एक अनदर स्किल सेट है। देन असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब कि आप फर्मली किसी को नो कहना। ठीक है, असर्टिवनेस मतलब क्या होता है कि जी हजूरी ना करना। जैसे मान लो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, मतलब या तो वो 11th स्टैंडर्ड में है या आपसे छोटा है, somebody else, your cousins or your friend, anybody, और वो बोलते हैं कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए, इतना स्ट्रेस मत लो, आओ खेल लें, ये कर ले वो कर ले। तो असर्टिवनेस मतलब आपको जिस टाइम पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज करना, और उनको ना कहना, ना रूडली नहीं कहना, प्यार से कहना, बट फर्मली कहना। ठीक है, दैट इज असर्टिवनेस। और क्या स्किल्स हैं जो हो सकते हैं यहाँ पे? सेल्फ केयर भी एक स्किल है। ठीक है, सेल्फ केयर करना। तो ये 4 स्किल्स आप मेंशन कर सकते हैं। वैसे आपकी बुक में और भी दिए हैं, जैसे ओवरकमिंग ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। ठीक है, वो भी दिया हुआ है। तो आपको जो भी कंफर्टेबल हो, जिस पे आपकी कमांड अच्छी हो, जिसके पॉइंट्स आप अच्छे से लिख सकें, वो आप कोई भी 4 जो है इसमें मेंशन कर देना। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट, रैशनल थिंकिंग, असर्टिवनेस, सेल्फ केयर, यू कैन मेंशन दीज, क्योंकि उन्होंने स्पेशली तो कुछ बोला नहीं है कि इसी को लिखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। Many ailments like hypertension, ulcers, etc. could be stress related. To prevent this from happening, we need to be aware of stress management techniques. Explain any 4 of these techniques. Again, आपकी बुक में 4 से ज्यादा टेक्निक्स मेंशन है, पर जिन भी टेक्निक्स पे आपकी कमांड अच्छी है वो 4 टेक्निक्स आप यहाँ पे मेंशन कर देना। स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स है। देखो 4 मार्क्स का है और उन्होंने स्पेशली आपसे लिखा है कि 4 टेक्निक्स मेंशन करनी है। तो ये चीज आप अपने आंसर राइटिंग में ध्यान देना कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स तो आप कवर करो, अगर उसमें उतने पॉइंट्स हैं। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के पास डेफिनेटली आपके पास 4 से ज्यादा पॉइंट्स मेंशन है आपकी बुक में, लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये नहीं कि आप 6-7 पॉइंट जितने भी मेंशन है वो सारे लिख रहे हो। यू जस्ट नीड टू राइट 4 पॉइंट्स ओनली, बिकॉज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ओवर राइटिंग भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो हम टाइम भी वेस्ट करते हैं और ओवर राइटिंग भी करते हैं, तो वो भी मत करना। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले जो मोदी जी भी कहते हैं करना ही चाहिए, मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं हम? मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कर सकते हैं। देन व्हाट एल्स वी कैन डू सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये 4 आपकी
हो गई टेक्निक्स जो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में इससे ज़्यादा भी मेंशन है और भी मेंशन है, तो आपको जिन पे चारों पे अच्छी कमांड हो आप वो 4 मेंशन कर देना। मेडिटेशन ईजी है, एक्सरसाइज ईजी है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ईजी है, एंड देन सीबीटी टेक्निक्स। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बर्नआउट, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ बर्नआउट। तो इसमें आपको बर्नआउट की डेफिनेशन लिखनी है कि बर्नआउट एक ऐसी फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल एग्जॉशन की स्टेज है, और ये क्यों होती है? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एंड क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से ये होती है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इतनी सी एक बस डेफिनेशन देना है एंड यू हैव टू टेल द कॉज एंड दैट्स इट। तो pretty simple this is, right? Then next is explain how life skills can meet life challenges. 4 मार्क्स का है, तो लाइफ स्किल्स कैसे चैलेंजेस से मीट कर सकते हैं। देन लाइफ स्किल्स के बारे में आप डिफाइन करेंगे, थोड़ी सी आप डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, कि लाइफ स्किल्स आर द एबिलिटीज टू फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, कि लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और अडेप्टिव बिहेवियर हम कर सकें उसके लिए हमें हेल्प करते हैं। एनेबल इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ, जो एवरीडे लाइफ के हमारे डिमांड्स एंड चैलेंजेस हैं उससे हेल्प करते हैं। देन दीज आर द लाइफ स्किल्स, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। इसमें से किसी भी 4 की एक्सप्लेनेशन दे देना, दैट विल बी योर एक्सप्लेनेशन, राइट? देन वी हैव एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। अब वो बोल रहे हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है स्ट्रेस का, वो बताओ। तो क्या होता है? एक तो एड्रेनलिन, कोर्टिसोल की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर लेवल हाई हो जाते हैं, स्लीप में डिस्टर्बेंस आने लगती है, रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन होता है बॉडी में, स्लो डाउन हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सपेंशन हो जाती है जो हमारे लंग्स है उसमें एयर पैसेज की, इंक्रीज्ड जो होता है हमारा हार्ट रेट होता है, और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब ब्लड के जो वेसल्स हैं वो अंदर ही अंदर सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, then we have explanation of various sources of psychological stress and with suitable example. सो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड देन प्रेशर होता है। प्रेशर कुड बी इंटरनल, मतलब कि मेरे को और अच्छा करना है, और जैसे परफेक्शनिस्ट को होता है ना कि मुझे और अच्छा करना है और मुझे एकदम परफेक्ट होना है बहुत ज्यादा। खुद को बाहर से इतना प्रेशर नहीं है जितना खुद को अपने ऊपर सिर पे बोझा लाद रहे हैं। ठीक है, खुद प्रेशराइज कर रहे हैं। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब कि बाहर आउटर सोर्स से आ रहा है। ठीक है, आउटर सोर्स, आउटर सोर्स क्या, जैसे फैमिली हो सकती है, ठीक है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है। तो बाहर से जो प्रेशर आ रहा है दैट इज एक्सटर्नल सोर्स। देन वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, explain the different effects of stress with example। तो यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस के बीच में आपको डेफिनेशन देनी है विच इज वेरी सिंपल। एक जो होता है अच्छा होता है हमारे लिए यू स्ट्रेस, और वही स्ट्रेस जब अब अगर आपको थोड़ा भी एग्जाम का स्ट्रेस ना हो तो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे ही नहीं। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, तो यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस क्या होता है? यू स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो हमें बेटर परफॉर्म करने के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए जो है मोटिवेट करता है। ठीक है, कि हम अच्छा परफॉर्म करें। और वहीं जब बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस लेने लगते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हमें बेटर परफॉर्म के लिए मोटिवेट करेगा, वो तो अच्छा है, दैट इज यू स्ट्रेस। तो वहीं वो जो है बाद में डिस्ट्रेस में कन्वर्ट भी हो जाता है। ठीक है, दैट इज डिस्ट्रेस में कन्वर्ट होना। देन इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस क्या है? इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं फिजिकल, ठीक है, फिजिकल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, और कौन से होते हैं? इमोशनल स्ट्रेस भी इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आप डिफाइन करेंगे। इसमें आप कॉग्निटिव एंड जो है उसमें बिहेवियरल स्ट्रेस लिखोगे। फिजिकल वो जो अलार्म रिएक्शन वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, और बायोलॉजिकल मतलब वो जेनेटिक्स हो गया। ठीक है, बट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं दैट इज कॉग्निटिव, बिहेवियरल, एंड देन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। तो ये आप जो है इफेक्ट्स आप डिफाइन कर देंगे। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द गैस, मतलब जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम कैसे होता है। Model giving examples from everyday life. Describe any one strategy
ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस। सो गैस मॉडल जो है हैंस सेले ने दिया था, वो आप उसको डिफाइन करेंगे। उसमें अलार्म रिएक्शन की स्टेज होती है, सबसे पहली स्टेज होती है। देन यू हैव रेजिस्टेंस की स्टेज होती है। तो सबसे पहले अलार्म रिएक्शन की स्टेज होती है, रेजिस्टेंस की स्टेज होती है, देन एग्जॉशन की स्टेज होती है। ठीक है, बाद में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये तीनों आप जो है हैंस सेले ने दिया था, ये आप उसको डिफाइन करेंगे। देन कोपिंग स्ट्रैटेजीज की अगर बात करें तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी आपके पास, एक तो एंडलर एंड पार्कर की कोपिंग स्ट्रैटेजी है। देन वी हैव अदर पार्किंग स्ट्रैटेजी कैरी ओहो स्ट्रेस स्ट्रैटेजी ऑल्सो। ये देखो, ये है। सो आप पहले अलार्म रिएक्शंस, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन को डिफाइन करेंगे गैस सिंड्रोम में। देन कोपिंग स्ट्रैटेजीज आप इन दोनों में से कोई भी दे सकते हो। यू कैन डिफाइन एंडलर एंड पार्कर की जो कोपिंग स्ट्रेटेजी है, टास्क ओरिएंटेड, इमोशनल एंड अवॉइडेंस, इसमें से कुछ एक डिफाइन कर दो। अदरवाइज यू डिफाइन दिस वन विच इज फोक्स मैन एंड लाजरस की प्रॉब्लम फोकस एंड इमोशनल फोकस। ठीक है, सो कोई एक डिफाइन करनी है आपको तो कोई भी एक डिफाइन कर सकते हो। देन वी कम टू एक्सप्लेन द टर्म फ्रस्ट्रेशन। 2 मार्क्स का है। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? ब्लॉकिंग ऑफ आवर नीड्स एंड मोटिव्स, कि हमारा कोई डिजायर्ड गोल है जिसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई हमारी नीड है जो फुलफिल नहीं हो रही है, कोई हमारा मोटिव है जो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। दैट इज व्हाट फ्रस्ट्रेशन इज। The next is explain a stress resistant personality with the help of example. Again, this is for 4 marks. तो आप उसको डिटेल में लिखेंगे। मैंने यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, बट आई हैव गिवन यू कि आपने इसमें क्या लिखना है। तो आपने इसमें कोसाबा का जो एक्सपेरिमेंट था स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी पे, वो लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन देंगे आप 3 C's की, कोसाबा की, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। ठीक है, तो ये इससे पहले भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन और अभी भी आया है, तो ये तो आप जरूर से कर ही लेना। देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव? Then we have explain 3 major effects of stress on psychological functioning. तो ऐसे कौन से effects हैं जो psychological functioning पे होते हैं? 4 major effects होते हैं psychological functioning पे, that is emotional, physiological, cognitive and behavioral. ठीक है, सो ये 4 मेजर इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस जो हैं वो आपको क्योंकि उन्होंने बताना एक्सप्लेन एनी 3 मेजर इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, तो आप इन चारों में से कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देन उन्होंने गैस अगेन आपसे पूछा है कि जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम जो है उसके बारे में बताइए और उसका एक क्रिटिसिज्म भी बताना है। तो आप ये बता देंगे कि ये 3 स्टेजेस होती हैं, अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन की। ठीक है, और उसके बाद एक क्रिटिसिज्म अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे कि वेरी लिमिटेड रोल टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंट, एग्जॉशन तीनों में ही इन्होंने आउटर जो सोर्स ऑफ स्ट्रेस है उसको ज्यादा हैंस सेले ने इंपॉर्टेंस दिया है, बट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं स्ट्रेस के उसको बहुत लिमिटेड रोल दिया है। सो जिसकी वजह से इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया था इस थ्योरी को। Then you have explained the theory of cognitive appraisal given by Lazarus. तो उन्होंने पूछा ये आपसे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये तो है ना कि cognitive appraisal क्या होता है। तो primary appraisals जो होते हैं it refers to the perception of new or changing environment as positive, neutral or negative or its consequences. So primary appraisal क्या होता है? जो हम पहले कोई stimulus आता है उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, कोई भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है, कोई भी न्यू स्टिमुलस है, या तो उसको पॉजिटिवली व्यू करते हैं हम, या उसको न्यूट्रल देखते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, या फिर उसको नेगेटिव लाइट में देखते हैं। दैट इज द फर्स्ट अप्रेजल। एंड सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है? जब हम असेसमेंट करते हैं अपनी कोपिंग एबिलिटीज के बारे में, वंस ओन कोपिंग एबिलिटीज। ठीक है, कि हम इस ये जो भी स्ट्रेसर या जो भी स्टिमुलस आया है, हाउ कैन वी कोप विद इट। ठीक है, अगर हमारे पास कोपिंग एबिलिटीज नहीं है तो वी विल सी इट एज हार्म, समथिंग दैट इज गोइंग टू harm us or something that is threat to us, our safety, whether it's emotional safety, psychological safety, physical safety, but we'll see it as a threat, or sometimes we can see it as a challenge. It is something which is very challenging, but अगर आपके ऊपर आपकी coping abilities अच्छी हैं then you will sail through this, right? So that is your cognitive appraisal. So this is it from this chapter. I hope it helped you. ये सब क्वेश्चंस हैं, आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरीके के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So let me know in the comments section if it helped you.
And do give me a thumbs up if it does help you. Like to this video, share with your friends. Also subscribe to this channel for more such videos, because abhi bahut se chapters baki hain. Till 7th chapter we'll cover it all. Okay, I'll see you next time. I hope you're studying well and preparing well for your exams. So I'll see you next time. Till then, keep learning, keep revising. Bye.